सो लास्ट वीडियो में वी वर कवरिंग द गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड उससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को जरूर गो थ्रू किया होगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने कवर किए थे। इफ यू आर नॉट अवेयर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं, नई गाइडलाइंस इफेक्टिव हो चुकी हैं एंड काफी मेजर चेंजेस हुए हैं उसमें। एग्जाम पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको गो थ्रू जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का एक्सेस भी आपको मिल पाए, चाहे जेआईबी की प्रिपरेशन है, सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशंस, तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, सो दैट वो भी इस वीडियो को देख पाए एंड फर्दर जो भी नए कंसेप्ट्स हैं उनको सीख पाए। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 11th, it says a corporate borrower receives blended credit for adoption of sustainable agricultural practices. Under what condition can this be considered priority sector lending? Option A, it says if agriculture input finance equals at least 60% of the total loan. Option B, it says entire loan counts if borrower is part of government green farming scheme. C, it says only the agriculture component is counted, rest is excluded. And the last one, it says only when supported through a dedicated agri green bank structure recognized under the priority sector lending. Right? तो ब्लेंडेड क्रेडिट क्या होता है? ब्लेंडेड क्रेडिट का मतलब है कि आपका कंसेशनल यानी कि सब्सिडाइज पार्ट भी शामिल है और कमर्शियल फाइनेंस भी शामिल है। टिपिकली स्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो हाई इंपैक्ट सेक्टर्स हैं लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन फाइनेंस, उनको ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। एंड कंडीशन क्या रहती है पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए? कॉर्पोरेट बोरर जिसको एक ब्लेंडेड क्रेडिट दिया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सिर्फ तभी शामिल होगा अगर कंसेशनल कंपोनेंट जो है वो नाबार्ड के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू आया है एज एडवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो ये रहती है कि ब्लेंडेड फाइनेंस जो रहेगा उसे पीएसएल की तरह तभी काउंट किया जाएगा इफ कंसेशनल कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज and routed through the banks with prior approval from the Reserve Bank of India. That is the main thing related to it. ठीक है, ये चीज यहां पर शामिल है। एंड फर्दर ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर बिकॉज ब्लेंडेड लोन्स मस्ट बी सेग्रीगेटेड। ठीक है, ओनली द एग्रीकल्चर इज काउंटेड एंड रेस्ट को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। जो शामिल नहीं करना उसको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट? लेकिन तभी किया जाएगा इसको काउंट अगर जो सब्सिडी मिल रही है या जो इंसेंटिव मिल रहे हैं वो बैंक के थ्रू राउटेड है एंड अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. It says loan extended by the bank to the self-help group promoting the NBFCs, how are they treated with priority sector lending? Counted as individual agricultural loans to end users, qualifies under weaker section if collateral is waived. Lenders may count these as the priority sector provided own lending is committed to eligible SHGs. Only if NBFC is registered with the microfinance regulator then it is allowed. देखो, जो भी लोन दिया जाता है ना बाय द बैंक टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग द एनबीएफसीज, वो एलिजिबल होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ तब अगर एनबीएफसी कमिट करती है कि वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो यूज किया जाएगा एसआईजीज के इंगेज करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज से रिलेटेड, तभी वो शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नॉट, राइट? तो लेंडर तभी शामिल कर सकते हैं अगर जो पैसा दिया गया है ऑन लेंडिंग पर्पज के लिए वो एलिजिबल एसएचजीज को आगे दिया जाएगा एनबीएफसी के द्वारा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी काउंटेड फॉर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज अ बैंक issues loans to borrowers for grant of ERP systems to the small farmers. Which aspects determines whether this qualifies under the priority sector norm? तो क्या ये priority sector norm में शामिल होगा कि नहीं होगा? The ERP system must be open source यानी कि फ्री होना चाहिए सभी के लिए. The product must be mandated by the state agricultural universities. System must directly support farm production or incomes of small farmers. Option D, it says borrower must have at least 5 acres of farmland. So what will be the correct answer? So what will be the correct answer for this question? Kindly do answer at the earliest. देखो, अगर तो ये ईआरपी सिस्टम डायरेक्टली सपोर्ट करता है फार्मर्स को प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाने के लिए फिर तो ये काउंट होगा पीएसएल में, अदरवाइज ये पीएसएल में काउंट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर. That will be the right answer. Now let's move to the question number 14. It says
For MSME loans classified under the priority sector, how is aggregate exposure per borrower assessed when multiple loan accounts exist across group companies? राइट, अगर MSME के केस में, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में जो क्लासिफिकेशन है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है, तो जो एग्रीगेट एक्सपोजर होगा पर बोरोर जो असेस किया गया है जब मल्टीपल लोन अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप कंपनीज के अक्रॉस, तो उसे कैसे काउंट किया जाएगा, हाउ इट विल बी अकाउंटेबल फॉर द सेम. So options over here are each loan separately evaluated for size thresholds. Second, it says all loans to group entities aggregated to check exposure limits. Only titled accounts with identical company names are aggregated. Aggregation is disregarded if security is independently provided. सो अगर हम आरबीआई की गाइडलाइन की बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन अंडर द एमएसएमई कैटेगरी, जो एग्रीगेट बैंक क्रेडिट एक्सपोजर होगा टू सिंगल बोरोर जिसमें सभी ग्रुप एंटिटीज और रिलेटेड एंटिटी शामिल है उसको कंसीडर करना पड़ेगा. आरबीआई एग्रीगेट एक्सपोजर को क्या डिफाइन करता है? एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सम ऑफ सैंक्शनड फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई हैं जिसमें एग्जिस्टिंग या फिर जो भी प्रपोज फैसिलिटीज है वो शामिल रहेंगी, इफ दोज आर अवेल्ड बाय द बोरोर, अगर बोरोर के द्वारा वो फैसिलिटी अवेल करी गई है एंड इट्स ग्रुप कंपनीज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, तो उसको एग्रीगेट एक्सपोजर कहा जाता है. तो उसे एग्रीगेट एक्सपोजर कहा जाता है. जो थ्रेशोल्ड है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमई लोन्स के लिए एज पर द लेटेस्ट आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के हिसाब से, तो अगर बोरोर टाइप जो है वो एमएसएमई है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो एग्रीगेट बैंक क्रेडिट लिमिटेड इज 50 crore aggregate exposure, up to 50 crore aggregate exposure, that is a limit related to it, right? यानी कि अगर कंबाइंड बैंक एक्सपोजर बोरोर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर इंक्लूडिंग एनबीएफसी ग्रुप एंटिटी सब शामिल रहेंगी, अगर इस लिमिट से ज्यादा एक्सीड करता है तो पूरा का पूरा जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं होगा. इवन इफ बिजनेस जो है वो एमएसएमई की तरह रजिस्टर्ड भी हो तब भी ये चीज लागू रहेगी, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट क्लोज है, यानी कि ओवरऑल एक्सपोजर जो है for the case of the MSME that should be up to 50 crore, 50 करोड़ तक का होना चाहिए, चाहे वो ग्रुप एंटिटी है चाहे कुछ भी है. अगर उससे ज्यादा है फिर उसे हम शामिल नहीं करेंगे किसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के केस में, राइट? सो आंसर करेगा ऑल लोन्स ग्रुप एंटिटीज एग्रीगेटेड टू चेक द एक्सपोजर लिमिट, राइट? तो वो एक्सपोजर लिमिट चेक करनी पड़ेगी. सो आंसर इज ऑप्शन बी. Question 15, it says in the case of advances against gold jewelry, under what conditions does the lending qualify under the priority sector property backed loans to weaker section, right? तो कौन से केस में काउंट होगा ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में? Whenever loan to value ratio is lesser than equal to 70%, only if jewelry is self owned by the women borrowers, when the borrower belongs to a weaker section and the loan is gold backed, gold loans do not qualify under the priority sector regardless of the borrower classification. So which one would be the right answer? Kindly do answer at the earliest. देखो सबसे पहले ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो. यहां पर पूछा गया है कि एक तो बात करी गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट जो एडवांस लिया है वो कह दिया, साथ के साथ कह दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी बैक्ड लोन टू द वीकर सेक्शन, प्रॉपर्टी बैक्ड लोन टू द वीकर सेक्शन, ये चीज बोली गई है. अब बोरोअर जो है डेट मस्ट बिलोंग टू द वीकर सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है डेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज, राइट? पहली चीज ये है कि लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी हो. दूसरी चीज है पर्सन जो है वो वीकर सेक्शन से हो, लोन का अमाउंट 2 लाख तक का हो मैक्सिमम, एंड जो टाइप ऑफ एडवांस है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी करेगी इसमें गोल्ड ज्वेलरी रखी गई है, राइट? एंड वीकर सेक्शन में कौन शामिल होते हैं? मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशियंस जो होते हैं, SC STs इंडिविजुअल्स हो गए, बेनिफिशियरी जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज वो हो गए, SHGs हो गए, वुमेन हो गए जो स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, राइट? सो आंसर क्या रहेगा? जब बोरोअर जो है वो वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है, when the borrower is belonging to the weaker section and the gold is backed, एक और कंडीशन लिख लो, अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2 लाख तक की कंडीशन है, इससे ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए तभी वो काउंट करेंगे, अदरवाइज वो काउंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर. व्हेन अ बैंक फंड्स
अप्रूव्ड एजुकेशन लोन्स थ्रू अ थर्ड पार्टी एंटिटी, जब बैंक फंड्स पर अप्रूव करते हैं एजुकेशन लोन को थ्रू अ थर्ड पार्टी एंटिटी, व्हाट डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। तो एजुकेशन लोन के लिए क्या है प्रायोरिटी सेक्टर में, सबसे पहले उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल डिप्लोमा है, सभी एलिजिबल है। स्टूडेंट जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, ये कंडीशन जरूर है। स्टूडेंट यानी कि बोरोवर जो है वो इंडियन नेशनल चाहिए। एंड लोन जो है या तो वो ज्वाइंटली लिया जाएगा पेरेंट्स या गार्डियन के साथ, या फिर स्टूडेंट अकेला रहेगा, वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। एंड लोन की जो लिमिट है एजुकेशन लोन के लिए, दैट इज, अगर आप इंडिया में ही स्टडी करने वाले हो, इंडिया के अंदर ही स्टडी करने वाले हो, तो 10 लाख तक का अमाउंट इसमें कवर्ड है। और अगर आप अब्रॉड में स्टडी करने वाले हो, इफ यू गोइंग टू गोइंग अब्रॉड, तो 20 लाख तक की लिमिट रखी गई, देन द लिमिट इज 20 लाख रुपीस। एंड आरबीआई मैंडेट नहीं करता कि सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी की चाहिए नहीं चाहिए फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन, लेकिन आईबीआई की मॉडल स्कीम है, वहां पर अलग अलग चीजें अवेलेबल है। लाइक मार्जिन जो है वो नील भी हो सकता है, एंड वो बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। हम उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे राइट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपडेट्स। लेकिन ये जो लिमिट्स मैंने आपको बताई ना, दीज आर द ओल्डर लिमिट्स, ये वाली लिमिट्स अब एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। अब जो लिमिट है डेट इज अप टू 25 लाख रुपीस, वो 25 लाख तक की लिमिट है। एंड अब्रॉड के लिए लिमिट जो है डेट आल्सो एलिजिबल, उसके अभी अमाउंट जो है वो 25 लाख तक का अब रख दिया गया है। पहले ये लिमिट होता था, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब रिवाइज डायरेक्शन के हिसाब से एजुकेशन लोन की जो लिमिट है, अब क्लासिफिकेशन को इंक्रीज कर दिया गया है। अब उस क्लासिफिकेशन को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है, राइट। सो ये सिनेरियो है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इट सेज whether the university is ranked top 100 globally, what determines eligible criteria, eligibility criteria करेगा। education loan amount must be lesser than equal to 10 lakh for the graduate courses and lesser than equal to 20 lakh for the postgraduate courses, and further by a recognized education institution, and the loan is co-signed by a government official. Loans are eligible only if issued by public sector banks, right? So these are the guidelines which are given over here. यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए ना, दीज आर एज पर द ओल्ड स्कीम्स। ये ठीक है, ये अब 25 लाख रुपीस तक के हैं, एंड ये डिपेंड करते हैं डिमांड के ऊपर। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर अ न्यू ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, none of the above, right? So answer is option E, because revised limits are अभी, and the revised limit is rupees 25 lakh, right? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैंक फाइनेंसेस परचेज ऑफ सोलर लैंटर्न्स टू रूरल हाउसहोल्ड्स, हाउ वुड सच लोन्स बी ट्रीटेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। सी, अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी किसके अंदर बनेगी, एलिजिबिलिटी इनकी बन जाती है, दैट विल बी अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी के अंदर, राइट। सो जो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस हैं, जो लोन दिए जाते हैं फॉर सोलर बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें सोलर लैंटर्न भी शामिल है फॉर द रूरल हाउस होल्ड्स, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी, प्रोवाइडेड कि कुछ एक कंडीशन है वो सॉल्व हो रही हो। पहली चीज है, जो फाइनेंसिंग है वो सोलर लैंटर्न के लिए या सोलर प्रोडक्ट के लिए हो, एंड वो हाउस होल्ड यूज के लिए हो, एंड बेनिफिशियरी जो है डेट मस्ट बी फ्रॉम द रूरल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बोरोर होना चाहिए, या फिर स्मॉल एंटरप्राइज भी हो सकती है, ठीक है। एंड लोन लिमिट जो है पर बोरोर की, डेट शुड नॉट बी एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख पर बोरोर, यानी कि मैक्सिमम लोन जो दिया गया हो वो 10 लाख रुपए पर बोरोर के हिसाब से हो, तब क्लासिफिकेशन जो है वो पीएसएल के अंदर शामिल रहेगी। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। After that, it's the question number 18. It says a bank lends to borrowers for purchasing bicycles for delivery services in rural areas. Under which priority sector subcategory can this fall? एग्रीकल्चर में आएगा, एमएसएमई में आएगा, वीकर सेक्शन में, या फिर स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में। अंडर विच कैटेगरी इट विल फॉल? A bank lends to borrowers for purchasing bicycles for delivery services in rural areas. तो प्रायोरिटी सेक्टर में सब कैटेगरी कैन दिस फॉल? सो वी विल बी काउंटिंग देम एज फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज। इनको क्या काउंट किया जाएगा? माइक्रो एंटरप्राइज किया जाएगा। इंडिविजुअल को नहीं दिया ना, ये डिलीवरी पर्पज के लिए दिए रहे, लोन दे रहा है ना ये, राइट। तो इनको माइक्रो एंटरप्राइज, सर्विस एंटरप्राइज में काउंट किया जाएगा। इसमें इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल होते हैं, जो कि रूरल या फिर स्मॉल टाउन में देखे जा सकते हैं। अब इनको कवर किया जाता है अंडर द स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के अंदर, या फिर अर्बन रूरल माइक्रो सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, राइट।
एंड इनको क्लियरली इंक्लूड करेंगे एमएसएमई की माइक्रो एंटरप्राइज पीएसएल सेगमेंट में काउंट करेंगे। जो भी लोन्स होते हैं उनको ये पीएसएल कंप्लाइंट माने जाते हैं एंड प्रोवाइडेड की जो बोरोर है वो माइक्रो एंटरप्राइज है, राइट। एंड जो भी बोरोइंग का एक्सटेंट है वो एमएसएमई की लिमिट में होना चाहिए, यानी कि एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो 50 करोड़ तक का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, राइट। जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी भी थी उससे रिलेटेड है। सो इट विल बी कवर्ड अंडर व्हाट इट विल बी कवर्ड अंडर द स्मॉल रोड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, राइट। एंड माइक्रो एंटरप्राइज इनको कंसीडर किया जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज इनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एमएसएमई के लिए अगर हम क्राइटेरिया करते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए क्या क्राइटेरिया है? सो अभी क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। लेट मी कोट द सेम फॉर यू फॉर द माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक क्राइटेरिया होता है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कि अपने प्लांट में मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो क्राइटेरिया होता है। एंड दूसरा जो क्राइटेरिया होता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू टर्नओवर, वो टर्नओवर से रिलेटेड होता है, राइट। तो अब ये जो क्राइटेरिया है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, दैट इज बेसिकली लेसर देन इक्वल टू 2.5 करोड़, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं स्मॉल की तो इट इज 25 करोड़। एंड अगर मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं दैट इज लेसर देन इक्वल टू 125 करोड़। ये क्राइटेरिया अब रिड्यूस हो गया। पहले फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया 1 करोड़ का था, राइट। और जो स्मॉल एंटरप्राइज थी उसके लिए 10 करोड़ तक का था, और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 50 करोड़ का क्राइटेरिया था, राइट। लेकिन अब इसे क्राइटेरिया कर दिया गया 125 करोड़ के अकॉर्डिंग कर दिया गया। और सेकंड क्राइटेरिया दैट्स रिलेटेड टू द टर्नओवर, राइट, एनुअल टर्नओवर जो है वो क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। अब इफ इट इज लेसर देन इक्वल टू 10 करोड़, जो कि पहले 5 करोड़ का अमाउंट था, दैट विल बी माइक्रो एंटरप्राइज। इफ लेसर देन इक्वल टू 100 करोड़ तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे। एंड इफ इट इज लेसर देन इक्वल टू 500 करोड़ देन इट विल बी काउंटेड एज अ मीडियम एंटरप्राइज, राइट। सो अगर आपको ये गाइडलाइंस नहीं पता थी एंड अभी अगर आपको ये गाइडलाइंस पता लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, राइट। चलो, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। इट सेज इन कंप्यूटिंग द अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग व्हाट ट्रीटमेंट इज रिकॉर्डेड इज अकॉर्डेड टू guaranteed securities held by banks vis-a-vis the PSL targets. Option 8 says only cash lending counts, securities are excluded. Guaranteed securities for small borrowers may be included if guarantees from specified institutions. Security backed loans never constitute part for the priority sector lending. Obligations funded through the priority sector lending certificates automatically count without adjustment. So, what will be the correct answer for the same? तो काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में भी टॉपिक को कवर करेंगे जरूर, बट राइट नाउ डू आंसर द क्वेश्चन नंबर 19। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अचीवमेंट को जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो ट्रीटमेंट जो रहता है फॉर द गारंटीड सिक्योरिटीज, तो ओनली द बैंक दैट हैज ओरिजिनेटेड एंड डिसबर्स द एक्चुअल लोन, यानी कि जो बैंक ने एक्चुअल में लोन दिया होगा, डिसबर्स किया होगा लोन, यानी कि क्रेडिट एक्सटेंड करा है, वो एलिजिबल होगा कि वो एक्सपोजर काउंट कर सकता है टुवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, इवन इफ द क्रेडिट इज बैक्ड बाय द गारंटी। क्रेडिट चाहे गारंटी के द्वारा बैक्ड है, लेट्स से उसमें सीजीडीएमएससी लगा है, नाबार्ड या कोई गारंटी स्कीम के अंदर गारंटी दी हुई है, स्टिल गारंटी जो कवर होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। व्हाट मैटर्स इज कि अंडरलाइंग एक्सपोजर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज द थिंग, राइट। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा यहां पर दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज गारंटीड सिक्योरिटीज फॉर स्मॉल बोरोअर्स मे बी इंक्लूडेड इफ द गारंटीज फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो उसको काउंट कर सकते हैं। इफ इट इज फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन देन इट कैन बी काउंटेड इट फॉर, राइट। एंड लेट्स से केस इफ द बैंक ए लेंड्स रुपीज, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लेट्स से बैंक ए जो है वो 10 करोड़ रुपए का एक लोन देता है स्मॉल फार्मर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर, एंड वो गारंटीड है नाबार्ड के द्वारा, तो बैंक ए जो है वो काउंट कर सकता है 10 करोड़ को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट की तरफ। लेकिन अगर बैंक बी के पास जस्ट एक गारंटी है या सिक्योरिटी है बैक्ड बाय सच ए लोन, जो कि इस तरह के लोन से बैक्ड है, ठीक है, तो उसके केस में बैंक बी उसे काउंट नहीं कर सकता टुवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अनटिल और अनलेस वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस को मीटअप करता है, राइट। इनडायरेक्ट पीएसएल थ्रू सिक्योरिटाइजेशन करता है,
तो उस केस में किसी केस में अलाउ कर सकते हैं। वही चीज कही गई है कि गारंटीड सिक्योरिटीज जो है वो स्मॉल बोरोस के केस में इंक्लूड की जा सकती हैं इफ गारंटीज फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन अदरवाइज नॉट। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इट सेज अ बैंक एक्वायर्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब सबसे पहले ना वी आर टू नो अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की होते क्या है। टू मीट इट्स शॉर्टफॉल, what restrictions apply to how much can be bought and for which categories those can be bought, right? सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किए गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि बैंक्स को इनेबल किया जा सके कि वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को मीटअप कर पाए, ताकि जहां पर डायरेक्टली लेट से वो ओरिजिनेट नहीं कर पा रहे सभी कैटेगरीज में लोन्स, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हैं। सो पीएसएलसीज यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो ट्रेडेबल डॉक्यूमेंट है जो बैंक्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना पीएसएल का टारगेट यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव कर सकते हैं बाय परचेजिंग द क्रेडिट्स। और ये जो पीएसएलसीज है दूसरे बैंक से परचेज कर सकते हैं जिनके पास सरप्लस पीएसएल है, राइट। सो ये केस करता है। लेट्स से बैंक ए के पास हम एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक ए है जिसके पास सरप्लस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, लेट्स से एग्रीकल्चर में इसके पास प्लस में पीएसएल है। एंड बैंक बी जो है इसके पास शॉर्ट ऑफ पीएसएल है यानी कि इसके पास सेम कैटेगरी में एग्रीकल्चर कैटेगरी में शॉर्ट में पीएसएल है। तो बैंक ए जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को सेल करेगा, ठीक है, बैंक बी को। ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर करेगा? ई कुबेर प्लेटफॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, उसके ऊपर सेलिंग करेगा, राइट। एंड बैंक बी जो है वो एक फीस को पे करेगा, राइट। एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशन उस अमाउंट की डीम्ड हो जाएगी, बैंक बी के खाते में आ जाएगी। कोई एक्चुअल लोन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस बेनिफिट ट्रांसफर होता है, दैट इज इट। सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस बेनिफिट ट्रांसफर होता है, राइट। अब क्या कह रहा है ये, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं कि कितना बोट बाय कर सकते हैं एंड कौन सी कैटेगरी के लिए बाय कर सकते हैं। देयर इज नो कैप ऑन परचेज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। बैंक्स में परचेज ओनली जनरल कैटेगरीज लाइक अदर सब कैटेगरीज सर्टिफिकेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। Purchases limited to overall shortfall in each subcategory and cap applies on eligible certificate type. Banks must sell before July each year each certificate expires. So what is going to be the correct answer? देखो, बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स को बाय कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ देयर शॉर्टफॉल। हर एक सब कैटेगरी में जितना शॉर्टफॉल उतना बाय कर सकते हैं। एंड इस चीज से भी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन टाइप्स ऑफ पीएसएलसीज परमिसिबल पर कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के हिसाब से भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे मान लो कि पीएसएलसी जनरल अवेलेबल है ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंप्लायंस के लिए, पीएसएलसी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर के लिए अवेलेबल है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए अवेलेबल है। और इसका टेन्योर होता है 1 साल का, और इसका टेन्योर जो होता है वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। फिस्कल ईयर के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। कोई भी क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है। ई कुबेर के पोर्टल के ऊपर इसे ट्रांसफर किया जाता है। एंड ये मार्केट डिमांड सप्लाई के बेस पर होता है या फिर ऑक्शन बेस पर होता है। कोई स्टैंप ड्यूटी इसके ऊपर नहीं लगती है क्योंकि कोई भी लोन ट्रांसफर नहीं हुआ है, राइट। दैट इज अ सिंपल सिनेरियो रिलेटेड। तो फायदा क्या है? बैंक को फोकस करता है, बैंक अपने कोर कंपिटेंस के ऊपर फोकस करता है रेदर देन फॉलोइंग द पीएसएल गाइडलाइंस। एंड इससे एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन बढ़ती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंप्लायंस मार्केट बनती है बिना क्रेडिट रिस्क को इंक्रीज किए हुए। यानी कि कंप्लाई कर लोगे आप चाहे आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं करा, ठीक है, वो कंप्लायंस मार्केट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है जी। तो आंसर जो यहां पर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज परचेजेस आर लिमिटेड टू ओवरऑल शॉर्टफॉल इन ईच सब कैटेगरी एंड कैप अप्लाइज ऑन एलिजिबल सर्टिफिकेट टाइप्स। तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो कैप लगाई जाती है उसके हिसाब से है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने सभी पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। एंड जो भी कोर्स आपको चाहिए उसका जस्ट सिंपली नाम लिखिएगा और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल एट iibf.info/app where all the courses are available. So, see you again in the next video. Thank you so much and happy learning.